चलो फिर आज थर्मोडाइनमिक्स का अगला चैप्टर शुरू करने जा रहा हूँ, जो है तुम्हारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी और जूल्स लॉ। मतलब बहुत देखो, दो तीन नाम ये पूछता है कि जूल्स लॉ किससे बोलते हैं, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स को ही बोलते हैं और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द फर्स्ट लॉ फॉर ए क्लोज सिस्टम अंडरगोइंग ए साइकिल गिवन बाई जूल, ये तुम्हारा जूल दिया था। ठीक है, मतलब क्या हुआ इस स्टेटमेंट अकॉर्डिंग क्या होता है? हमेशा देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है? क्लोज सिस्टम के लिए होता है अंडरगोइंग ए साइकिल गिवन बाई जूल। ठीक है, स्टेटमेंट क्या होता है? फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है? नेट हीट इंट्रैक्शन इज इक्वल टू नेट वर्क इंट्रैक्शन। जितना नेट हीट जो इंट्रैक्शन हो रहा है वही इक्वल किसके होगा? तुम्हारा नेट हीट ऑफ वर्क इंट्रैक्शन। इट इज़ द वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज इरिवर्सिबल साइकिल। ये इसका इक्वेशन मतलब बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, मतलब क्या होगा तुम्हारा? नेट हीट इंट्रैक्शन किसके बराबर होगा? तो नेटवर्क इंट्रैक्शन के। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का नाम कितने दो और अल्टरनेटिव लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी फर्स्ट लॉ को बोलते हैं और जूल्स लॉ तुम्हारा फर्स्ट लॉ को बोलते हैं। ये समझ गए? इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट क्या होता है? साइक्लिक इंटीग्रल ओवर डेल क्यू इक्वल टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल डब्ल्यू, मतलब नेट हीट इक्वल टू नेट वर्क, ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ बोलता है। ठीक है, अब देखो सिंपल यहाँ पे देखो ये डायग्राम। टी एच मतलब हायर टेम्परेचर, टी एच मतलब लोअर टेम्परेचर, दिख रहा नहीं यहाँ से। क्यू एच मतलब हाई, तुम्हारा क्या हो गया? हीट सप्लाइड हो, क्यू एच हाइयर हीट सप्लाइड पर 100 किलो जूल है। और उसके बाद यहाँ से क्यू एल मतलब क्या हुआ? क्यू एल लोअर हीट कितना निकल रहा है इसे 40 के जी, वर्क तुम्हारा इतना हो रहा है। तो डेल डब्ल्यू का फॉर्मूला, तो चेंज इन डेल क्यू कितना होगा? तो तुम ऐसे भी देख सकते हो। सिंपल क्या होगा तुम्हारा? ये 100 इनपुट आया, ठीक है, और डेल क्यू इसका कितना हो जाएगा? मतलब चेंज इन हीट 100 माइनस 40 ये 60 हो गया। डेल क्यू बराबर क्या होता है? डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू बराबर 60 तुम्हारा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिंपल है, फर्स्ट लॉ बोलता है ये कि डेल क्यू जितना निकले वही तुम्हारा डेल डब्ल्यू के बराबर होगा। तो देखो डेल क्यू कितना हुआ? 100 हाइयर है, ये लोअर तुम्हारा हीट है, दोनों को माइनस करो 60 आएगा। अब वर्क 60 निकल रहा है क्योंकि डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू होता है। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत बार आ चुका है। डेल क्यू लेस देन जीरो होता है किसमें? चेंज इन हीट जो होता है वो जीरो से कम होता है किसमें? तुम्हारा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप के रूप में, ये एच हीट पंप होता है। और हीट इंजन में डेल क्यू हमेशा बड़ा होता है किससे? जीरो से, ये ध्यान रखना। कुछ नहीं, बेसिक देखो डेल क्यू हमेशा रेफ्रिजरेटर और हीट पंप दोनों में हीट क्या देते हैं? दोनों में हीट को क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए तुम्हारा डेल क्यू का वैल्यू किसमें? रेफ्रिजरेटर के केस में तुम्हारा लेस देन जीरो होता है, वही हीट इंजन के केस में तुम्हारा जीरो से बड़ा होता है। ठीक है, अब जो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या है? पहला, हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन। पता है तुम्हें? हीट ट्रांसफर इज ए पाथ फंक्शन ये होता है। और हीट ट्रांसफ़र और वर्क, हीट ट्रांसफ़र और वर्क दोनों पाथ फंक्शन होता है, ये याद रखना। हीट ट्रांसफ़र और वर्क, देखो वर्क दोनों क्या होता है? पाथ फंक्शन ही होता है। क्यों? क्योंकि हीट ट्रांसफ़र एक प्रोसेस पूरा हो गया, नहीं पॉइंट फंक्शन किसी का वो नहीं होता है कि मान लो कि वो उसका प्रॉपर्टी तो है नहीं। हीट एक तुम्हारा पाथ फंक्शन, एक पूरा एक प्रोसेस होता है। ये वर्क भी वही तुम्हारा हो गया क्योंकि वहाँ पे हीट तुम्हारा हो रहा है, ये पाथ फंक्शन। देखो हीट इज ऑल्सो पाथ फंक्शन बिकॉज डेल क्यू बराबर डेल डब्ल्यू, ये तुम्हें पता ही है। देखो ये फर्स्ट लॉ यही है। उसके बाद क्या? हीट इज ए बोथ बाउंड्री एज वेल एज ट्रांसिएंट फिनोमिना। हीट तुम्हारा क्या होता है? बोथ बाउंड्री भी होता है और ट्रांसिएंट फिनोमिना भी होता है। अब एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी, एनर्जी प्रॉपर्टी कैसे होता है? एनर्जी प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, तो मतलब क्या? ये पॉइंट फंक्शन हो गया। अब देखो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। डेल क्यू इक्वल टू, ये डेल क्यू इक्वल टू क्या होता है? अब देखो डी टोटल चेंज एनर्जी प्लस डी डब्ल्यू, ये मैंने तुम्हें बताया। डेल क्यू इक्वल टू चेंज इन एनर्जी प्लस डेल डब्ल्यू। और इसको अल्टरनेट मेथड में दे सकते हो। चेंज इन एनर्जी मतलब एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है उसको कैसे निकालेंगे? टोटल चेंज इन क्यू मतलब हीट माइनस डेल डब्ल्यू टोटल वर्क चेंज, वो तुम्हारा। तुम इसको ऐसे भी तुम देख सकते हो
कि ये जो डेल की हुआ पॉइंट फंक्शन होता है, क्योंकि एनर्जी क्या होता है, किसी का प्रॉपर्टी होता है, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो डी क्यू बराबर क्या होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये याद रखना, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू, या फिर ये एनर्जी टोटल है ना, तो ये तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी बस मेंशन हो गया और कुछ नहीं। तो डी क्यू बराबर क्या होता है, डी ई प्लस डी डब्ल्यू, मतलब ये फार्मूला होता है, याद रखना। डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, इससे तुम्हारा आधा क्वेश्चन बन जाएगा सब एस जे लेवल का, एस लेवल का जितना है मैकेनिकल का। डी क्यू इक्वल टू डी ई प्लस डी डब्ल्यू, जिसमें डी तुम्हारा एनर्जी होता है, तो क्या होता है, पॉइंट फंक्शन होता है। फॉर साइक्लिक प्रोसेस चेंज इन एनर्जी जीरो, साइक्लिक प्रोसेस के लिए तुम्हारा क्या होता है, डी जीरो हो जाएगा। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बता रहा हूँ। फॉर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, तुम्हारा डेल की डेली बराबर जीरो होता है। द quantity of dq and dw comes out to be same when evaluated for the difference path between the same initial and final। यहाँ क्या कराइए, साइक्लिक प्रोसेस के लिए तुम्हारा डी एनर्जी, तुम्हारा चेंज एनर्जी जीरो होगा, तो जीरो तुम्हारा हो जाएगा। मतलब क्या, इनिशियल अगर और फाइनल पाथ अगर दोनों सेम हो जाए किसी भी प्रोसेस का, तो उस समय तुम्हारा डी जीरो हो जाता है। डी जीरो हो गया, तुम्हारा डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू आ जाएगा। समझ गए इतना। और देखो it must represent a change in property between the state joined by path। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, तो क्या था, डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू। तो डी तुम्हारा क्या एक्सचेंज एनर्जी, डी डब्ल्यू तुम्हारा वर्क हो गया। द एबव एक्सप्रेशन इज कॉल्ड एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर ए क्लोज सिस्टम। ये किसके लिए, ये एक्सप्रेशन तुम्हारा ही फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का तुम्हारा एक्सप्रेशन है। फॉर ए क्लोज सिस्टम एंड वैलिड फॉर बोथ रिवर्सिबल एज वेल एज ए इरिवर्सल प्रोसेस एंड इट ऑल्सो वैलिड फॉर द प्रोसेस एज वेल एज साइकिल। ये तुम्हारा हमेशा फर्स्ट लॉ किसके लिए होता है, तुम्हारा रिवर्सिबल और रिवर्सल दोनों के लिए, और क्लोज्ड सिस्टम के लिए। ओपन के लिए नहीं फर्स्ट लॉ यूज़ करते हैं, ठीक है। और बाकी न्यूमेरिकल में तुम देख लेना हो जाएगा। एजम्पशंस का क्या क्या होता है तुम्हारा, फॉर ए क्लोज सिस्टम, सिंपल क्या है तुम्हारा, फॉर ए क्लोज सिस्टम डेल क्यू इक्वल टू डी प्लस डी डब्ल्यू, ये तुम्हारा पहले था। एजम्पशन इसका होता है, और सिस्टम क्या स्टेशनरी होना चाहिए। स्टेशनरी होता है, जब सिस्टम स्टेशनरी होगा तो डी इक्वल टू डी यू हो जाता है। डी यू चेंज एनर्जी इक्वल टू टोटल चेंज इन एनर्जी। तो बस तुम ये फॉर्मूला याद रखो, फर्स्ट लॉ होगा ना, डी क्यू इक्वल टू क्या होता है, डी प्लस डी डब्ल्यू, तुम्हारा वो उस टाइम वहीं पे आ जाएगा। वो क्या, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये डी यू कहाँ से आया, इंटरनल एनर्जी को, काइनेटिक एनर्जी जीरो, स्टेशनरी है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल दोनों जीरो हो जाएगा। तो एनर्जी तीन होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और इंटरनल एनर्जी। तो इसमें दोनों जीरो हो गया, तुम्हारा डी ऑटोमेटिक यहाँ पे बच जाएगा। डी डब्ल्यू तुम्हारा क्या होता है, वर्क तुम्हारा क्या होता है, चेंज इन बोथ बाउंड्री होता है और अदर देन बाउंड्री भी होता है। जैसे तुम्हारा बाउंड्री फिनोमेना तुम्हारा हो गया, और आउटपुट जो निकलता है वर्क, जैसे इसमें सॉफ्ट वर्क हो गया, इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। इफ तुम्हारा टी डब्ल्यू इक्वल टू जीरो एंड क्वासिस्टैटिक रिवर्सिबल, देन डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। क्वासिस्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल के लिए तुम्हारा क्या था, पी डी वी हो रहा था ना वहाँ पे। तो क्या होता है क्वासिस्टैटिक प्रोसेस, मतलब क्या हो रहा है, वेरी वेरी स्लो, बहुत स्लो। तो कांस्टेंट तुम्हारा प्रेशर है, पहले बताते हैं कांस्टेंट के प्रेशर क्या होता है तुम्हारा, इन्फिनिटली स्लोली प्रोसेस होता है। मतलब प्रोसेस बहुत स्लो हो रहा था, मतलब क्या हो तुम्हारा, वो कांस्टेंट प्रेशर को एक्सटर्नल फोर्स में ले रहा है, तो क्या हो जाएगा, वर्क डन का पी डी वी तुम्हारा हो जाएगा। अदर वर्क इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया, सॉफ्ट वर्क ये सब हो गया। ये सब तुम्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये सब भी ध्यान रख रखना, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। ये तुमसे पूछता है कभी कभी कि जैसे ये देखो, एक तुम अदर वर्क देख लो, जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। इलेक्ट्रिकल वर्क कब मानते हैं, मान लो कोई ये बॉक्स है जिसमें वर्क डन दे रहे हैं इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ पे किसी कोई वर्क हुआ, जैसे लग लो इमर्सन रॉड जो वाटर हीटर होता है, तो क्या तुम्हारा हो गया, इसमें जो वर्क किया वो क्या हीट सप्लाइड यहाँ पे चला गया, ठीक है। तो इसमें वर्क नहीं हुआ, इसमें एनर्जी और क्यू मिला, लेकिन यहाँ पे वर्क डन मैंने करा, कुछ वर्क डन इसमें हुआ, वर्क डन हुआ तो तुम्हारा क्या हुआ, एनर्जी और वर्क हुआ। यहाँ से एनर्जी और वर्क हुआ, हीट यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हीट तो ये ट्रांसफर बाहर की हो चला गया, लेकिन आउटपुट जो प्रोसेस है उस पर क्या हो रहा है, हीट वाटर तुम्हारा गर्म हो रहा है, तो हीट होगा, वर्क डन वहाँ नहीं होगा, हीट और एनर्जी रहेगा। सॉफ्ट वर्क में तुम्हारा क्या हो जाएगा, सॉफ्ट वर्क भी तुम देख लो, इस पॉइंट पे क्या है तुम्हारा, वर्क डन हो रहा है, तो एनर्जी वर्क देखो, पैडल जब हम रोटेट करा रहे हो तो क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ पे देखो एनर्जी भी दे रहे हैं, ठीक है, रोटेशन एनर्जी की तरह का होगा, वर्क डन भी दे रहे हैं, कुछ वर्क कर रहे हैं, और हीट भी सप्लाई हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये फोर्स लगा रहा है वाटर के मोलिक्यूल को, एक मोलिक्यूल दूसरे मोलिक्यूल फोर्स लगा रहा है। इससे क्या हो रहा है कि तुम्हारा हीट जनरेट हो रहा है। हाँ, सिंपल हाफ एम बी एस का होता है ना तुम्हारा,
एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, तो तुम्हारा का एनर्जी भी यहाँ पे हो रहा है, वर्क डन भी हो रहा है, तुम्हारा हीट भी जा रहा है एक दूसरे से, हीट जनरेट हो रहा है जब आपस में टकरा रहा है मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। तो देखो एक और कंडीशन होता है पार्शियल कंडीशन में, क्या बात करते हैं, नॉन एडियाबेटिक फिक्स्ड, मतलब क्या हुआ, नॉन एडियाबेटिक फिक्स्ड पार्टीशन, मतलब क्या हुआ, तुम्हारा बाउंड्री फिक्स है। तो ए पे स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हम छोड़ देंगे, एनर्जी, वर्क डन, लेकिन हीट सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि नॉन एडियाबेटिक है, और लेकिन एनर्जी हुआ, क्या हुआ, एडियाबेटिक फिक्स्ड पार्टीशन है तुम्हारा डाइथर्मिक। तो इसमें क्या होगा, इनपुट पॉइंट पे एनर्जी रहेगा, वर्क डन रहेगा, लेकिन तुम्हारा हीट नहीं रहेगा, लेकिन आउटपुट पे तुम्हारा वर्क डन नहीं रहेगा, हीट रहेगा। और नॉन एडियाबेटिक स्लाइडिंग पार्टीशन, मतलब क्या तुम्हारा स्लाइड कर रहा है तुम्हारा, तो इनपुट पे तुम्हारा हीट नहीं होगा सेम इसके जैसे, लेकिन आउटपुट तुम्हारा सब तीनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम यूनिवर्स में कांस्टेंट, याद रखना ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है तुम्हारा कि एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है तुम्हारा, और एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम एग्जांपल यूनिवर्स तुम्हारा क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो आइसोलेटेड सिस्टम हो गया, तो इसमें तुम्हारा एनर्जी ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ऑलवेज, सिंस यूनिवर्स इज आइसोलेटेड सिस्टम एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट, आइसोलेटेड है तो उसका जो एनर्जी रहेगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब कुछ परपेचुअल मोशन मशीन फर्स्ट काइंड ऑफ मीन इम्पॉसिबल, परपेचुअल मीन्स क्या होता है कि नेवर इन कंटिन्यूस, नेवर इन कंटिन्यूस में जो कंटिन्यूटी है कभी ख़त्म नहीं होगा। परपेचुअल मोशन PM1 क्या कहता है, द कंसेप्ट ऑफ डिवाइस विच डेवलप वर्क कंटिन्यूसली विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी। PM1 परपेचुअल मोशन मशीन क्या पहला क्या कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ डिवाइस विच डेवलप कंटिन्यूसली वर्क विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड इन एनी फॉर्म इज कॉल्ड PM एंड इट इज़ इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल है, ऑब्वियस सी बात है, PM की ऐसा कोई डिवाइस ही नहीं है तुम्हारा, उसको आगे तुम्हें पता लग जाए कि वायलेट कर जाता है तुम्हारा सेकंड लॉ को। तो क्या कर रही है, कंसेप्ट ऑफ PM1 क्या कहता है तुम्हारा, सिंपल PM1 तुम्हारा बेसिकल सिंपल कहता है कि एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड विदाउट एब्जॉर्बिंग एनर्जी हमेशा वो वर्क करता रहेगा, जो कि इम्पॉसिबल है बिना किसी बाहर से एनर्जी लिए हुए। ठीक है, अब हम ये तुम्हारा फर्स्ट लॉ फर्स्ट लॉ ज़्यादा कुछ है नहीं, फर्स्ट लॉ बहुत आसान है, बस एक इक्वेशन था तुम्हारा dq बराबर du प्लस dw, और परपेचुअल मोशन है, कुछ कुछ तुम्हें बेसिक जो था कौन सा कब आइसोलेटेड होता है, कब एडियाबेटिक होता है, ये सब तुम्हें ध्यान रखना, तुम्हारा काम हो जाएगा। आगे बात करते हैं इंथैल्पी की। तो इंथैल्पी में क्या होता है तुम्हारा, ये इंथैल्पी एक अलग टॉपिक है, ये इंथैल्पी HCl/U प्लस Pv, ये फॉर्मूला पर kg है, क्योंकि ये तुम्हारा स्पेसिफिक एनर्जी हो गया, स्मॉल h हो गया स्पेसिफिक एनर्जी, तो kg किलो जूल पर kg, तो HCl/U स्मॉल u प्लस Pv, इंथैल्पी का फॉर्मूला ये होता है HCl/U प्लस Pv कैपिटल kg, और स्मॉल h स्पेसिफिक क्या होता है तुम्हारा U प्लस Pv किलो जूल पर kg। इन अ क्रिटिकल वॉल्यूम एनालिसिस स्टीम टरबाइन डन बाय द Mollier that turn U plus Pv appear very frequently but the convenience it was defined as the enthalpy। enthalpy डिफाइन क्या करते हैं, जब इन द कंट्रोल वॉल्यूम एनालिसिस, जब कंट्रोल वॉल्यूम का एनालिसिस कर रहे थे स्टीम टरबाइन का मोलियर के द्वारा, तो क्या हो रहा था तुम्हारा कि U प्लस Pv जो इक्वेशन है वो बार बार आ रहा था, उसी को डिनोट किया गया था कि इंथैल्पी से, मतलब इसका जो ये आया टर्म, ये तुम्हारा एक स्टीम टरबाइन का जब हम मोलियर के थ्रू उसका एनालिसिस कर रहे थे कंट्रोल वॉल्यूम के इसमें, तब तुम्हारा ये आया था इंथैल्पी। हीट ट्रांसफ़र इन वेरियस प्रोसेस, हीट ट्रांसफ़र बहुत सारे प्रोसेस से होता है, हीट ट्रांसफ़र तुम्हारा बहुत सारा प्रोसेस से होता है, इसमें तुम्हारा कॉस्ट वॉल्यूम प्रोसेस है, क्या तो DQ बराबर MCV डेल्टा T, बड़े पढ़े थे पहले भी हम पढ़ चुके हैं कि डेल Q बराबर क्या होता है तुम्हारा MC डेल्टा T, ये हम पढ़ चुके पहले, देखो यही क्वेश्चन सब बना है। कॉन्स्टेंट वॉल्यूम में क्या C, कॉन्स्टेंट वॉल्यूम मतलब C भी तुम्हारा हो गया, तो देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, आइडियल गैस क्वेश्चन है, डिपेंड अपॉन द ओनली टेम्परेचर डिडंट डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम। ठीक है, DQ बराबर क्या होता है तुम्हारा MCV डेल्टा T, ये होता है। अब देखो DQ बराबर फर्स्ट लॉ यहाँ लगाओ, क्या होता है DQ बराबर DU प्लस PdV, कांस्टेंट वॉल्यूम ये 0 हो जाएगा, तो DQ बराबर DU तुम्हारा हो जाएगा। अब DU जी नथिंग बट इंटरनल एनर्जी। ठीक है,
अब कांस्टेंट वॉल्यूम पे है तो क्या हो जाएगा, डी क्यू का फॉर्मूला क्या था, एम सी इंटू डेल्टा टी, तो यहीं पे हो जाएगा एम सी बी इंटू डेल्टा टी, तो ये डी क्यू का नहीं, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, डी यू का, इंटरनल एनर्जी का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम एनी सब्सटेंस, आइडियल गैस और एनी प्रोसेस। अब अगला तुम्हारा हो गया जूल्स लॉ। जूल्स लॉ कहता है कि जो इंटरनल एनर्जी आइडियल गैस के लिए किसका फंक्शन होता है, सिर्फ टेम्परेचर का, लेकिन इंटरनल एनर्जी फॉर रियल गैस के लिए टेम्परेचर प्लस वॉल्यूम दोनों का होता है। ये आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी पूछ चुका, ये इंपॉर्टेंट है। जूल्स लॉ का क्या था कंसिडरेशन, यू बराबर क्या होता है, एक फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली के आइडियल गैस केस में, प्रैक्टिकल रियल गैस केस में क्या होता है, यू इज़ द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ। ठीक है, अब देखो कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट वॉल्यूम का तुम्हारा होगा इन क्वेश्चन, कांस्टेंट वॉल्यूम आइडियल गैस प्रेजेंट इन इंटरनल एनर्जी वैल्यू ये होगा कि डी क्यू बराबर क्यों होगा, ये मैंने तुम्हें यहाँ बता दिया। ठीक है, और बस एक और होता है जब कांस्टेंट प्रेशर रहेगा तो एम सी पी इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, बस इतना ही है और सिंपल है। देखो कांस्टेंट सिंपल, डी क्यू डी यू प्लस पी डी वी कांस्टेंट प्रेशर है, डी क्यू डी यू प्लस डी वी, तो यहाँ से तुम क्या करो, डी कॉमन ले तो यू प्लस पी वी बचेगा, यू प्लस पी वी नथिंग बट यू प्लस पी वी, नथिंग बट डेल एच है तुम्हारा, तो ये डेल एच होता है ना यू प्लस पी वी, तो यहाँ से तुम सिंपल लिख लो, क्या हो जाएगा, डेल क्यू इजकल टू एम सी पी, मतलब सीधा बस इतना ही एम सी पी और एम क्यू का एम सी डेल्टा टी होता रहा था। इंटरनल एनर्जी क्या वहाँ पर हो रहा था, सी पी कॉन्स्टेंट कर देंगे जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम रहेगा, और इंथैल्पी डी एच इजकल टू क्या होता है, एम सी पी इंटू डेल्टा एच, समझ गए ना। डेल्टा यू में सी बी कॉन्स्टेंट होता है और डेल्टा एच में मतलब इंथैल्पी केस में तुम्हारा क्या होता है, सी पी कॉन्स्टेंट होता है। कांस्टेंट प्रेशर एनी सब्सटेंस आइडियल एनी प्रोसेस। ठीक है, टू प्रूव सी पी एंड सी बी, ये तो होता ही है, सी पी माइनस सी बराबर आर, सी पी माइनस सी बराबर आर, क्या होता है, मेयर्स इक्वेशन के थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तुम्हें क्लियर हो गया होगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, ये बेसिक है फर्स्ट लॉ। और देखो सॉफ्ट वॉल्यूम जो किसी भी पिस्टन का होता है, पिस्टन में उसमें क्या होता है, चेंज वॉल्यूम, सॉफ्ट वॉल्यूम में तुम्हारा चेंज करता है, बाकी तो फिक्स रहता है, याद रखना ही। आइसोथर्मल प्रोसेस, डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी बी, अभी आइसोथर्मल हो गया मतलब क्या होगा तुम्हारा, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, यानी क्या होगा, डी क्यू जीरो, डी क्यू जीरो हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड रुक जाना, यहाँ पे एक मिस्टेक है, सॉरी माई एपोलॉजी। यहाँ देखो आइसोथर्मल प्रोसेस, ये क्या होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस में तुम्हारा क्या होगा, डी क्यू बराबर डी यू प्लस पी डी वी। इफ आइडियल गैस अनाउंस तुम्हारा क्या होगा, डी यू बराबर एम सी पी डेल्टा टी होता है, ये डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल में तुम्हारा क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो डेल्टा टी इजकल टू जीरो, जीरो, तो डी यू इजकल टू पुट की यहाँ पे एम सी पी डेल्टा टी, ये वाला टर्म जीरो हो गया, डी क्यू इजकल टू पी डी वी हो गया, सिंपल। तो आइसोथर्मल का क्या होता है तुम्हारा, आराम से पुट कर दोगे क्या वैल्यू, डेल्टा टी जीरो, तो पी डी वी सीधा आ जाएगा, वर्क के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन द आइसोथर्मल प्रोसेस अंडरगोन बाय द आइडियल गैस, द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस इज इक्वल टू द हीट सप्लाइड। ये तो पहले यहीं से आ रहा है पूरा कि तुम्हारा क्या हो रहा है, आइसोथर्मल प्रोसेस में जितना हम हीट देते हैं उतना ही वर्क होता है, बट द नॉट इन वायलेशन, लेकिन इससे सेकंड लॉ का वायलेशन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, क्योंकि बिकॉज इवन दो द एनर्जी ऑफ द गैस रिमेन सेम बट क्वालिटी ऑफ एनर्जी इज चेंजेस। देखो सेकंड लॉ कहता है तुम्हारा, आगे बताऊंगा, सेकंड लॉ में तुम्हारा जितना हीट दे उतना वर्क नहीं आ सकता है। ठीक है, वो कहता है, लेकिन उसमें कुछ एक्स्ट्रा वर्क देना पड़ता है। यहाँ पे डी आइसोथर्मल में डी क्यू बराबर पी डी वी, मतलब डी क्यू बराबर डी टी को बराबर आ रहा है, क्यों, लेकिन ये सेकंड लॉ को वायलेट नहीं कर रहा है, क्योंकि सेम तो है लेकिन क्वालिटी सेम नहीं यहाँ पे होता है। एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम्हारा डी क्यू जीरो होता है, डेल क्यू एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, डी क्यू जीरो। पॉलीट्रॉपिक में पी वी वन कॉन्स्टेंट, तो सिंपल, ये तो वर्क डन का फॉर्मूला तो पहले से बताया हुआ था, क्या पॉलीट्रॉपिक का पी टू बी टू माइनस पी वन वी वन बाई पॉलीट्रॉपिक पी टू बी टू माइनस पी वन वी बाई गामा माइनस वन, ये तुम्हारा पहले का फार्मूला बताया हुआ था, ये एक बार आ चुका है कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में सी मतलब कि इसका स्पेसिफिक हीट का फार्मूला क्या होता है, तो माइनस सी वी गामा माइनस वन बाई एन माइनस वन, ये एक बार आ चुका है तुम्हारा। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में स्पेसिफिक हीट का वॉल्यूम क्या होता है तुम्हारा, तो माइनस सी वी इसकल टू गामा माइनस वन बाई एन माइनस, ये फार्मूला, इसमें कुछ नहीं कोई कर सकता, ये याद तुम्हें करना ही होगा। ठीक है, अब देखो कंक्लूजन, फॉर द पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस फॉर विच एन इज बिटवीन वन टू गामा, ठीक है, द प्रोसेस लाइज इन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल। हाँ, इसमें पी वी का और पी वी का पॉलीट्रॉपिक पी वी का जो गामा एन लिखते हैं वो क्या जनरली एग्जिस्ट करता है, वन और गामा के बीच में। द प्रोसेस लाइज इन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल के बीच में लाई करता है। इन दिस प्रोसेस द वर्क डन बाय द गैस इज मोर देन द हीट सप्लाइड।
to the gas. Hence, even though the supply of temperature of gas decreases, then the reason why polytropic process space heat is negative. polytropic इसमें हीट क्यों करते हैं? क्योंकि हीट इसमें सप्लाई क्या है, सप्लाई टेम्परेचर। वर्क डन बाय द गैस, इसमें क्या होता है, वर्क डन बाय द गैस तुम्हारा क्या होता है, हीट सप्लाई से ज़्यादा होता है, इसलिए तुम्हारा इसका सी का स्पेसिफिक हीट का वैल्यू निगेटिव आता है। सी पोलिट्रॉपिक माइनस सी गाँव माइनस में गाँव माइनस एन वाई एन माइनस वन। ठीक है, क्वेश्चन करोगे सबसे फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन ये तुम्हारा पहले बोला था कि ये तुम्हारा आगे पढ़ना फ्री एक्सपेंशन। द बैकडर अगेंस्ट वैक्यूम बिकम्स जीरो, वैक्यूम के अगेंस्ट में जो वर्क हो रहा है वो जीरो होगा। ठीक है, एज गैस एक्सपैंड अगेंस्ट वैक्यूम दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड अ फ्री एक्सपेंशन। मतलब क्या हुआ कि तुम्हारा वैक्यूम के अगेंस्ट जो वर्क हो रहा है वो जीरो हो जाएगा। एज गैस एक्सपेंड अगेंस्ट वैक्यूम, अगर कोई किसी चीज़ को अचानक से हम एक्सपेंड करा रहे हैं किसी वैक्यूम, क्या करा तुम्हारा वैक्यूम में, तो क्या हो रहा है तुम्हारा उसका वर्क डन जीरो हो जाएगा, उसमें कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं होता एक्स्ट्रा वैक्यूम। दिस एक्सपेंशन इज कॉल्ड फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, सीधा तुम समझो वैक्यूम में जो एक्सपेंशन होता है और एक वर्क डन कुछ नहीं उसमें जाता है, वर्क डन जीरो हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, फ्री एक्सपेंशन बोलते हैं। एक ये तो पी बराबर माटी है तो पी आई, और इसमें ऑब्वियस सी बात है जो इनिशियल पी आई वी आई होगा, मतलब क्या पी वी इक्वल टू एम आर टी फार्मूला, ये कांस्टेंट हो गया। तो पी वन वी वन बराबर पी टू वी टू लिखते हैं, पी वन वी वन पी टू वी टू, न तो ए भी लिख सकते हैं पी आई वी आई, मतलब क्या हुआ तुम्हारी इनिशियल वॉल्यूम इनिशियल प्रेशर इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम फाइनल प्रेशर, ये सेम रहेगा ऑलवेज। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, लेकिन फ्री एक्सपेंशन में सेम रहता है, ये दोनों सेम है, लेकिन क्या होता है तुम्हारा कि ये रिवर्सल प्रोसेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिक्रीज, पहले तुम्हारा क्या टेम्परेचर पहले इसमें डिक्रीज होता है, उसके बाद टेम्परेचर इंक्रीज होता है, तो इसीलिए डेल्टा टी तो जीरो होता है, लेकिन अंदर जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है वो जीरो नहीं होता है, और प्रेशर का कंटिन्यूसली डिक्रीज करते रहता है। तो समझ गए क्यों क्यों नहीं होता है। और हाँ, ये बहुत ये तुम्हें पूछा है फ्री एक्सपेंशन वर्क डन कितना होता है, फ्री एक्सपेंशन हमें लिख देना, जहाँ फ्री एक्सपेंशन वर्ड लिखा है सीधा वर्क डन जीरो, कुछ नहीं लग देखना है, वर्क डन जीरो, और इसकी आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं होता है। यहाँ देखो मेंशन है द इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ गैस सेम बट द प्रोसेस नॉट हैपन बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द गैस डिक्रीजेज इन बिटवीन। मेंशन है यहाँ पे फ्री एक्सपेंशन, जहाँ पे मेंशन आ गया वो क्या होगा तुम्हारा वर्क डन तुम्हारा जीरो ही जीरो आ जाएगा। ठीक है, उस वर्ड को ध्यान रखना। अब क्या कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस, कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस क्या तुम्हारा फ्लो वर्क डिस्प्लेसमेंट वर्क और फ्लो एनर्जी, ये तीनों तुम्हारा कंट्रोल वॉल्यूम तुम्हारा कंट्रोल है, ये याद रखना। जहाँ पे फ्लो के बारे में कुछ आ गया तो फार्मूला इस टर्म में याद रखना तुम, क्या एच वन इंथैल्पी प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2000 प्लस, क्योंकि किलो जूल पर के जी में लिखा हुआ है ना पूरा, और वी को पूरा पुट करना मीटर पर सेकंड में, ये फार्मूला होता है। कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी एनालिसिस क्या होता है तुम्हारा एच वन प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी एच वन बाई 1000 प्लस क्यू, ये इनपुट हो गया, प्लस आउटपुट क्या निकलेगा एच टू प्लस बी टू स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी एच वन बाई 1000 प्लस वर्क डन। आउटपुट इनपुट हीट है तो आउटपुट तो वर्क आएगा, तो ये फार्मूला ये ध्यान रखना तुम, ये इस टाइम में रखोगे और करना कुछ नहीं, वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में पुट करना है एक, दूसरा सारा जो इंथैल्पी हो गया क्यू हो गया सब किलो जूल पर केजी में पुट करना है। यहाँ पे देखो लिखा हो एच हीट वर्क एंड क्यू, तीनों को किस में किलो जूल पर केजी में पुट करना है। फार्मूला क्या लगाओगे एच वन प्लस जी जेड वन बाई क्या 1000 प्लस वी वन स्क्वायर बाई 2000 प्लस क्यू इज इनपुट प्लस इसका एच टू हीट हो गया प्लस बी टू स्क्वायर बाई 2000 वेलोसिटी आउटपुट वेलोसिटी जी जेड 2/2000 प्लस डब्ल्यू। ठीक है, और इसमें वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रखना है। ठीक है, और उसके बाद वर्क डन तुम्हारा एग्जिट का अगर नहीं है तो पी टू वी टू, तो ये वक्त तुम्हें पता ही होता है। ठीक है, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ही मैंने तुम्हें ये बताया क्या होता है। एच और ध्यान देख लो एच वन प्लस पी वन स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी जेड 1000 प्लस क्यू इक्वल टू एच टू प्लस वी टू स्क्वायर बाई 2000 प्लस जी एड टू प्लस डब्ल्यू, ये सारा आउटपुट का हो गया, ये सारा इनपुट का हो गया फार्मूला स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। और यूनिट हमेशा क्या रखना किलो जूल पर केजी में, ये फार्मूला लगाना है, तो हमेशा यूनिट किलो जूल पर सेकंड में क्यू डब्ल्यू एच का और वी का मीटर पर सेकंड में। ठीक है, इंथैल्पी कैन बी अंडरस्टूड एज द कैपेसिटी ऑफ ए फ्लूइड टू कैरी इन एनर्जी विथ इट्स सेल व्हेन इट फ्लो इनटू द आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम। इंथैल्पी तुम्हारा क्या होता है, इंथैल्पी वो डिसाइड करते हैं कि
फ्लूइड अपने साथ कितना एनर्जी को लेके कैरी करके वो जा रहा है। इंथैल्पी, सिंपल इंथैल्पी क्या होता है तुम्हारा कि फ्लूइड अपने साथ कितना एनर्जी को कैरी करके कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर लेके जा रहा है, वही तुम्हारा इंथैल्पी होता है। समझ गए। और देखो ये तुम्हारा जब ये इसमें बहुत काम आएगा, जब स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन लगाओगे तो ये वाला जितना है क्या है तुम्हारा डिफरेंस प्रॉपर्टी। जैसे आइडियल गैस की इंटर एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, आइडियल गैस के इंटर एनर्जी क्या था बताया था मैंने, यू इक्वल टू MC/V डेल्टा टी। क्यों? क्योंकि DQ इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, एक सेकेंड देखो मैंने तुम्हें बताया था ना क्यों होता है तुम्हारा। देखो ये क्या आइडियल गैस के लिए क्या रेंट है, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो ये आइसोथर्मल हो जाएगा। आइसोथर्मल प्रोसेस को मान लेते हैं क्या होता है तुम्हारा, DQ इक्वल टू DU प्लस DW, ठीक है, ठीक है। अब देखो ये हो जाएगा तुम्हारा क्या, DU इक्वल टू DQ माइनस DW। इंटरनल आइडियल गैस ये तुम्हारा क्या लिखते हैं, PdV लिख देते हैं। आइसोथर्मल के लिए ख़त्म हो गया ये जीरो तुम्हारा हो जाएगा। आइसोथर्मल नहीं, बेसिकली कांस्टेंट प्रेस, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस तुम्हारा ये हो गया, तो ये जीरो हो जाएगा। DU बराबर DQ, इसको इंटीग्रेट करने U बराबर W, C को हटा दो तो ये इक्वल टू क्या तुम्हारा होगा, MC/V डेल्टा टी। ये मैंने तो पहले बताया था कि D इक्वल टू एक होता है MC/V इंटू डेल्टा टी, और DH इक्वल टू MC/P इंटू डेल्टा टी। बस यही क्वेश्चन यहाँ पर लगेगा कि जब हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो क्या होता है MC/V डेल्टा टी, DU और DH इंथैल्पी के टर्म में करते हैं तो MC/V डेल्टा टी, ठीक है। अब इसको U के टर्म में लिख दो MC/V T, और H के टर्म में MC/P T। ये तुम्हारा किसके टर्म में तुम्हारा हो गया, डिफरेंट प्रॉपर्टी पर इंटरनल एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, समझ गए। आइडियल गैस के लिए ये हो गया तुम्हारा इंटरनल एनर्जी का फार्मूला, ये एंथैल्पी का फार्मूला। लिक्विड और गैसेस के लिए तुम्हारा क्या हो गया, MC/T मास हो गया, C हीट कैपेसिटी तुम्हारा हो गया, और T टेम्परेचर और केल्विन इनपुट करते हैं। एंथैल्पी ओनली फॉर लिक्विड। जब हम सिर्फ एंथैल्पी सिर्फ लिक्विड में होता है, एंथैल्पी क्योंकि डिफिनीशन उसका क्या आता है एंथैल्पी का, कि हीट फ्लूइड अपने थ्रू कितना एनर्जी को कंट्रोल वॉल्यूम से लेके जाता है, मतलब कितना हीट को ले जाता है, वही तुम्हारा एंथैल्पी कहलाता है। तो यही तुम्हारा हो गया बेसिकली। एंथैल्पी इज़ नॉट फॉर सॉलिड बिकॉज सॉलिड इज नॉट एबल टू फ्लो करना जरूरी है, इसलिए एंथैल्पी सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है तुम्हारा, लिक्विड के लिए। अब ये स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन अप्लाइड टू द वेरियस प्रोसेस तुम्हें समझना और क्या होता है। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन फॉर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहला नोजल एंड डिफ्यूज़र। स्टडी फ्लो एनर्जी क्वेश्चन क्या था तुम्हारा, एनर्जी स्टडी फ्लो के लिए क्या था तुम्हारा, स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन क्या था तुम्हारा, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1/1000 प्लस Q इक्वल टू, ये इनपुट का हो गया, आउटपुट का H2 प्लस ये इनपुट का हो गया तुम्हारा V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1/1000 प्लस W, ये आउटपुट का हो गया। देखो क्या है, नोजल एंड डिफ्यूज़र के लिए नोजल की बात करते हैं। नोजल कैसा होता है, नोजल का डायमेंशन ऐसे होता है, मान लो ये हो गया नोजल का डायमेंशन, ये एरिया बहुत ज़्यादा होता है, ये एरिया कम होता है। तो क्या होता है, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, फ्लूइड में हम पढ़ेंगे ये इक्वेशन, ठीक है। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम हो जाएगा, तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम होता है और यहाँ पे वेलोसिटी बहुत हाई होता है, ठीक है। अब देखो यही इक्वेशन लगाओ, H1 रह जाएगा, इनपुट पे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा ये तुम्हारा हो जाएगा, ये हटा दो क्योंकि आइसोथर्मल हो गया तो Q ये ख़त्म हो जाएगा तुम्हारा QW। तो फार्मूला क्या बचेगा, H2 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ1, ये सेम लेवल है तो ख़त्म हो जाएगा, इक्वल टू। जब बात करते हैं नोजल और डिफ्यूज़र की, नोजल एंड डिफ्यूज़र, तो तुम्हारा क्या था फार्मूला, H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई
2000 प्लस GZ1/1000 प्लस Q इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000 प्लस GZ2/1000 प्लस W। या इस ख़त्म कर दो, इसको हटा दो, यहाँ पे दोनों सेम कर दो इस थर्मल के लिए। अब देखो ये सेम लेवल है, ये भी उड़ जाएगा तुम्हारा, तो क्या बचेगा तुम्हारा H1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2000 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2000, ये तुम्हारा बच जाएगा। ठीक है, अब देखो तुम्हारा क्या था, मैंने तुम्हें क्या बताया था अभी कि नोजल का डायमेंशन कैसा होता है, ऐसा नोजल का डायमेंशन होगा ये यहाँ पे एरिया ज़्यादा होता है, यहाँ पे एरिया कम होता है। और एक क्वेश्चन है बर्नौली क्वेश्चन में पढ़ना है फ्लूइड में, A2 V2 A1 V1 इक्वल टू A2 V2, एरिया ज़्यादा होगा तो वेलोसिटी कम होगा, इंडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगा, यहाँ पे वेलोसिटी ज़्यादा होगा। ये दूसरा पोर्शन है, ये पहला पोर्शन का है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसको ऐसे कर सकते हो कि वेलोसिटी यहाँ बहुत ज़्यादा कम हो तो V1 को हटा दो, मतलब जिस क्या करेगा सिर्फ V2। तो फाइनल तुम्हारा जो इक्वेशन आएगा, अगर इसको यहाँ पे पहले से किलो जूल में दिया हो तो 1000 से डिवाइड नहीं करोगे तो तुम्हारा बच के क्या बचेगा H1 प्लस H1 इक्वल टू H2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। ठीक है, V2 स्क्वायर बाई 2, अब ये हो जाएगा H1 माइनस H2 इंटू 2 अंडर रूट इक्वल टू V2, ये फार्मूला निकल के आ जाएगा। और सेम डिफ्यूजर केस में क्या होगा, डिफ्यूजर का डायमेंशन तुम्हारा ऐसे होता है, मान लो ये ऐसे होता है, ये 1 ये 2, यहाँ पे A1 V1 A2 V2, एरिया यहाँ पे कम है, वेलोसिटी बहुत हाई होगा, और यहाँ पे एरिया क्या है ज़्यादा है, वेलोसिटी बहुत कम होगा, सिर्फ उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ पे तुम्हारा लिखा हुआ H1 प्लस, ये तो तुम्हारा 1000 नहीं किया, तुम ऐसे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका एजम्पशन क्या था, स्टडी फ्लो होना चाहिए, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए, जिस कारण से तुम्हारा ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसी कारण से ये वाला पोर्शन जीरो हुआ है, ये GZ1 और GZ2 वाला। और क्या करा, वर्क डन और सॉफ्ट वर्क जीरो होना चाहिए, तो वर्क डन तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और ये एडियाबेटिक होना चाहिए, तो Q जीरो, एडियाबेटिक में तुम्हारा Q का वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है, तो ये जीरो हो गया, जीरो हो गया। तो तुम्हारा इसीलिए ये फाइनल, क्योंकि C2 नथिंग बट वेलोसिटी है तुम्हारा, इनपुट C2 आउटपुट वेलोसिटी, C1 तुम्हारा इनपुट वेलोसिटी। तो नेगलेक्ट कर दोगे C1 को तो C ये फार्मूला बन के आएगा। अब डिफ्यूजर केस में क्या करते हैं, डिफ्यूजर केस में क्या होगा तुम्हारा, अभी मैंने तुम सब बताया था, डिफ्यूजर केस में बस ये वाला अंतर हो जाएगा, इनपुट वेलोसिटी बहुत ज़्यादा रहेगा डिफ्यूजर के, क्योंकि क्या होता है एरिया ज़्यादा होता है, तो A1 V1 होता है यहाँ पे, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, ये फ्लूइड में पढ़ना है, वहाँ पे पढ़ाई बता दूंगा। तो यहाँ से तुम्हारा निकल के आएगा, तो जो रिजल्ट आएगा C1 इक्वल टू 2/H2 माइनस H1, बस ये याद रखना। टरबाइन कंप्रेसर, हाँ, और एक और चीज़, इस नोजल के लिए, नोजल की बात करते हैं तो नोजल में तुम्हारा एजम्पशन क्या क्या लेते हैं कि स्टडी फुल होना चाहिए, एक चेंज इन प्रेस पोटेंशियल एनर्जी जीरो होना चाहिए, फिर वर्क डन बाय द सॉफ्ट हमारा आएगा जीरो होना चाहिए, और Q एडियाबेटिक होना चाहिए, तो Q जीरो हो जाएगा। एडियाबेटिक में हमेशा Q का वैल्यू जीरो होता है, और सॉफ्टवेयर जीरो मानते हैं। उसके बाद टरबाइन कंप्रेसर की बात करते हैं, एजम्पशन के स्टडी फ्लो होना चाहिए सेम एजम्पशन, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल दोनों जीरो होना चाहिए, एडियाबेटिक होना चाहिए। तो वर्क डन तुम्हारा इसका क्या हो जाएगा, किसका, कंप्रेसर का, कंट्रोल वॉल्यूम में वर्क डन तुम्हारा क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2, H1 क्या, क्यों H1 ज़्यादा टरबाइन में, क्योंकि टरबाइन में हीट पहले जा रहा है, फिर आउटपुट पे हीट कम हो जा रहा है, तो इंथैल्पी पहले हीट ज़्यादा है तो इंथैल्पी ज़्यादा होगा, और टरबाइन से बाहर जब निकलता है तो उसका हीट कम होता है, क्योंकि उसका हीट एक्सट्रैक्ट करके हम एनर्जी बना लेते हैं ना टरबाइन में। टर्बाइन में क्या होता है, इनपुट पे हीट ज़्यादा होता है 1 पे, 2 पॉइंट पे हीट कम होता है, तो जहाँ हीट ज़्यादा वहाँ इंथैल्पी ज़्यादा होगा, जहाँ हीट कम वहाँ इंथैल्पी कम। तो सिंपल वर्क आउटपुट इन टरबाइन में क्या होता है तुम्हारा H1 माइनस H2, H1 इंथैल्पी 1 पे माइनस H2 इंथैल्पी 2 पे। कंप्रेसर में क्या करते हैं, जब हम कंप्रेस करते हैं एयर को, तो फ्लूइड पहले एयर गया, उस मान लो कंप्रेसर, चलो एग्जांपल के लिए एयर ले लेते हैं, एयर ये फ्लूइड एक होता है, तो क्या हुआ इनपुट पे तुम्हारा हीट कम होगा, लेकिन आउटपुट पे कंप्रेस होने के बाद टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है एयर का, तो तुम्हारा क्या होगा, टेम्परेचर ज़्यादा तो इंथैल्पी ज़्यादा। तो इसमें दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर इनपुट तुम्हारा क्या हो जाएगा H2 माइनस H1, इंथैल्पी ज़्यादा, आउटपुट पे इंथैल्पी माइनस इंथैल्पी एट 1 पे। इन केस ऑफ टरबाइन वी कैन नॉट अज्यूम नोजल बिकॉज ऑफ नोजल इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ टरबाइन। जब हम टरबाइन की बात करें उसमें नोजल को नहीं मानते, क्योंकि हम मानते हैं कि वो टरबाइन का ही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका थ्रोटलिंग डिवाइस। थ्रोटलिंग डिवाइस क्या होता है तुम्हारा, थ्रोटलिंग डिवाइस स्टडी कंजम्पशन तुम्हारा क्या होता है थ्रोटलिंग डिवाइस में, जैसे तुम्हारा हो गया जो हम ट्यूब यूज़ करते हैं अपने उसमें रेफ्रिजरेटर में, थ्रोटलिंग डिवाइस उसको बोलते हैं, थ्रोटलिंग डिवाइस।
लिखा रहेगा थ्रोटलिंग वाई जंक्शन क्या मानते, स्टडी फ्लो हो गया एक, उसके बाद काइनेटिक एनर्जी 0.0, कंट्रोल वॉल्यूम वर्क, ये WC मतलब कंट्रोल वॉल्यूम वर्क 0 तुम्हारा हो गया। इसमें तुम्हारा इंथैल्पी कांस्टेंट होता है, मतलब जितना H1 इंथैल्पी होगा हम मानते हैं कि H1 और H2 मतलब इनपुट और थ्रोटलिंग डिवाइस, थ्रोटलिंग नहीं सॉरी थ्रोटलिंग वो ट्यूब नहीं हो जाता, थ्रोटलिंग मैंने वो गलत बताया, थ्रोटलिंग वो नहीं होता है। सिंपल देख लो, थ्रोटलिंग में तुम्हारा इंथैल्पी तुम्हारा क्या होता है, सेम होता है, H1 = H2 होता है। क्यों, टेम्परेचर इनपुट आउटपुट दोनों में सेम मानते हैं। कैपिलरी ट्यूब उसमें यूज होता है तुम्हारा रेफ्रिजरेटर में, तो उसमें क्या होता है, वेरी स्मॉल डायर, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है, बहुत स्मॉल डायमीटर, ड्यू टू हाई फ्रिक्शन ऑल काइनेटिक एनर्जी कन्वर्टेड टू थर्मल एनर्जी एंड वेलोसिटी रिड्यूस। ठीक है, ये तुम्हारा हो गया। कैपिलरी ट्यूब क्या होता है ये पता लग गया। इसको इसमें इंथैल्पी भी कांस्टेंट, कैपिलरी ट्यूब में भी इंथैल्पी कांस्टेंट होता है तुम्हारा। एडियाबेटिक तो मान एडियाबेटिक में तुम्हारा क्या, क्यू का वैल्यू 0 होता है। पार्सली ओपन में A1 ρ1 C1, ये तुम्हारा क्या था, अभी मैंने बताया था A1 V1 = A2 V2, C's और V दोनों सेम है, C's वेलोसिटी और ये नोटेशन है डेंसिटी ρ1 ρ2 का। क्या डेंसिटी, जब पोरस प्लग मतलब क्या हुआ, यूज कुशन टू रिस्ट्रिक्ट द फ्लो। अब फ्लो को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम कुशन टाइप का कुछ यूज़ करते हैं, जिससे तुम्हारा फ्लो को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। फ्लो थ्रू अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन ऑफ ओरिफाइस, स्मॉल होल रहता है उसमें ओरिफाइस में, इनपुट ये फ्लूइड गया इनपुट में, इस होल से ऐसे बार फ्लो हो रहा है तुम्हारा। थ्रोटलिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है पूछता है, तो आइसेंथैल्पिक होता है। क्यों, ये चीज़ नहीं थी, आइसेंथैल्पिक में इंथैल्पिक कांस्टेंट तुम्हारा का होता है। आइसेंथैल्पिक यार देख दो मिस्टेक हो जाएगा, वो मैं कल सही कर दूँगा। थ्रोटलिंग डिवाइस का तुम्हारा क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक आइसेंथैल्पिक होता है, और क्यू का 0 एडियाबेटिक होता है तो क्यू 0 हो जाएगा। हाईली इरिवर्सिबल होता है, मतलब हाईली रिवर्सिबल, वर्क कंट्रोल वॉल्यूम तुम्हारा 0 होता है। ठीक है, मैं समझ गया, इसको तुम अलग रखो। कैपिलरी ट्यूब वाला पोर्शन समझ गया, कैपिलरी ट्यूब क्या होता है तुम्हारा। और थ्रोटलिंग में तुम्हारा क्या होता है, इंथैल्पी 0 होता है, इंथैल्पी सर कांस्टेंट 0 नहीं, सर इंथैल्पी तुम्हारा कांस्टेंट होता है। अब बात करते हैं तुम्हारा ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस टू आइडियल गैस। ये देखो, ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग प्रोसेस ऑफ द आइडियल गैस द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि इंथैल्पी कांस्टेंट है इसीलिए इंथैल्पी कांस्टेंट है। हाउएवर ड्यूरिंग द थ्रोटलिंग ऑफ द रियल गैस द टेम्परेचर में बी इंक्रीज और डिक्रीज डिपेंडिंग ऑन द गैस एंड द इनिशियल एंड फाइनल प्रेशर। जब हम आइडियल गैस की बात करते हैं तो थ्रोटलिंग प्रोसेस में इनपुट और आउटपुट पे तुम्हारा एंट्री और एग्जिट पे दोनों पे टेम्परेचर सेम होता है, लेकिन जब हम बात करते हैं कि इसमें रियल गैस में तो तुम्हारे टेम्परेचर में भी क्या होता है, तुम्हारा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता है। ठीक है, जो डिपेंड किससे करता है, तुम्हारा एंट्री और एग्जिट के प्रेशर पे। समझ गए। अब देखो अनस्टडी फ्लो, स्टडी फ्लो होता है, अनस्टडी फ्लो में तुम्हें कुछ नहीं करना है। T2 का वैल्यू निकालना है अगर, तो सिंपल एक फार्मूला होता है बहुत आसान, वो पूछेगा आउटपुट। ये बेसिकली सिलेबस में बहुत वास्ट है तो उतना नहीं पढ़ना तुम्हें। जहाँ पर स्टडी फ्लो आ गया इसमें तुमसे पूछेगा कि आउटपुट टेम्परेचर क्या होगा, तो T2 आउटपुट टेम्परेचर हो गया, तो सिंपल गामा इंटू T1, मतलब T2 इक्वल टू क्या होता है, ये फॉर्मूला गामा तुम्हारा दिया हुआ रहेगा, T1 इनपुट टेम्परेचर। सिंपल स्टडी फ्लो जहाँ मेंशन हो गया तुम्हारा सीधा फार्मूला ही होता है T2 गामा इंटू T1। T2 इक्वल टू क्या होता है, गामा इंटू T1, ये तुम्हारा स्टडी फ्लो का हो गया। समझ गए, और ज़्यादा कुछ नहीं है। और फिर तुम्हारा यहाँ पे ये सब फर्स्ट लॉ का सारा कुछ था। उसके बाद फर्स्ट लॉ के बाद तुम देख लो, यहाँ तक करा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद थर्मल एनर्जी रिवाइव कल तुम देख लेना। हाई ग्रेड एनर्जी तुम्हारा क्या होता है, वर्क पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी। लो ग्रेड सिर्फ हीट छोड़ के बाकी सारा तुम्हारा हाई ग्रेड एनर्जी। हीट तुम्हारा लो ग्रेड एनर्जी होता है और अवेलेबल एनर्जी, ठीक है। लो हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी हीट छोड़ के बाकी इतना होता है, सब तुम्हारा क्या होता है, हाई ग्रेड एनर्जी। और जो एनर्जी अनअवेलेबल मतलब क्या हो, जो एनर्जी को हम यूज़ नहीं कर पाते उसको अनअवेलेबल एनर्जी बोलते हैं, वही तुम्हारा एंट्रोपी होता है। ऐसे भी आगे एंट्रोपी पढ़ना है, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे। अवेलेबल जो तो यूज़ कर लिए, जो अनअवेलेबल है जिसका हम यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो एनर्जी तुम्हारा क्या हो जाए। जैसे तुम सिलेंडर यूज़ करते हैं तो सिलेंडर से सारा गैस नहीं निकल पाता, जो गैस नहीं निकल पाया तो वो तो मेरे लिए यूज़ नहीं है। लेकिन टोटल वेट तो 15 kg, अगर एक सिलेंडर में 15 kg उस पर रखा हुआ गैस है, तो अगर हम उसका यूज़ करते हैं तो 15 kg पूरा यूज़ नहीं होता, कुछ उसमें गैस बच जाता है। तो जो रेस्ट गैस है वो अनअवेलेबल एनर्जी मेरे लिए हो गया, तो वही तुम्हारा एंट्रोपी हो जाता है। आगे बात करते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डज नॉट डिफरेंशिएट विद द एनर्जी एंड द बेसिस ऑफ क्वालिटी, हेंस इट इज कॉल्ड द क्वांटिटेटिव। अनअवेलेबल, देखो
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तुम्हारा क्वालिटी के आधार पे तुम्हारा नहीं डिफ्रेंशिएट करता, ये तुम्हारा इसलिए इसको क्वांटिटेटिव बोलते हैं। लेकिन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेक्स इनटू अकाउंट, इसलिए सेकंड लॉ को हम अकाउंट पे लिए, क्योंकि क्वालिटी ऑफ एनर्जी एंड अकाउंट थर्मल एनर्जी इन हायर एंड मोर इफिशिएंट। मतलब क्या होता है, फर्स्ट लॉ ऑफ एनर्जी तुम्हारा ये बताता है सिर्फ क्वांटिटी का, क्वालिटी